Hello everyone, welcome to my A1 classes. I hope you all are doing well. And today we are going to start with chapter 10, class 10, chapter 1, real numbers, all examples. सारी examples इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे. तो चलते हैं, शुरू करते हैं without wasting any time. Let us begin our today's video. So first example is consider the number 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमने कंसीडर करना है एक नंबर जो है 4n. ठीक है, उसके अंदर n क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, कोई भी n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. उसके बाद हमने वैल्यू चेक करनी है कि n की कब कितनी होनी चाहिए कि हमारे पास इसका फैक्टर जो बने वो उसके एंड में 0 डिजिट आए. ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 4n है. ठीक है, अब 4n के फैक्टर्स क्या होते हैं? 4n के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें पूछा गया है कि डिजिट 0 बने, हमारा फैक्टर के लास्ट वाला डिजिट 0 बने. आपको ये बात याद रखनी है कि जब तक आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाला पेयर किसी भी नंबर के अंदर नहीं आएगा तो आपका वो डिजिट एंड 0 से नहीं हो सकता. जैसे मान लो 5 2 ज़ा 10 होता है ना, तो इसका मतलब है कि एक 0 आ रही है पीछे. ठीक है, अगर ये दो पेयर होंगे हमारे पास किसी भी नंबर के अंदर तो उसके अंदर 2 ज़ीरोज़ आएंगी. अगर 3 होंगे तो 3 ज़ीरोज़ आएंगी. तो हमें ज़रूरी है कि ये पता करना कि हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 वाला फैक्टर है या नहीं है. तो इसके अंदर तो आपने देख ही लिया कि 4n के 2 ही फैक्टर बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और कोई फैक्टर नहीं बनता. अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ये वाला फैक्टर, इसके अंदर तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है. सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट डज नॉट, लास्ट में हमने लिखना है इट डज नॉट हैविंग पेयर 5 and 2 having pair 5 and 2 in its prime factor, कि प्राइम फैक्टर के अंदर ये वाला पेयर नहीं आ रहा. ठीक है, therefore it does not ends with any zero. ये हमारे पास कोई भी ज़ीरो के इसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं आ रही, कोई भी ज़ीरो से एंड नहीं हो रहा. ठीक है, अगर आप ये 4n वाला कंसेप्ट ऐसे भी देखो, अगर हम n की जगह पे 4 भी लगाएं तो मतलब 4 4 सा कितना होता है? 16 होता है. 16 के फैक्टर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो इस केस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो. ठीक है, तो इसलिए इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसके प्राइम फैक्टर में कोई भी पेयर 5 and 2 डिजिट में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 0 से एंड नहीं हो सकता. ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 2 इज फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमें इनके LCM और HCF निकालने हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन होती कैसे है? आपके पास एक 6 नंबर है और एक है 20 नंबर. इसके सबसे पहले आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलती है? सबसे पहले आप 6 की निकालोगे तो 6 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो इसके फैक्टर्स क्या बने? 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब 20 के निकाल लोगे सेम टू सेम ऐसे ही. तो 20 के होते हैं 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. ये होता है 20 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. अब आपने ध्यान देना है कि आपको कोई एक कॉमन मिल रहा है या 2 कॉमन मिल रहे हैं, उनको आपने सर्कल कर देना है. तो ये आपका हो जाएगा HCF. ठीक है, ये आपका हो जाएगा HCF किस नंबर का? 6 एंड 20 का कितना हो गया? 2, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, इसलिए ये हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर. लोएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो तो डिजिट कॉमन है
उनको सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, बाकी के जो डिजिट हैं उनको एक एक बार सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ओके, सो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। ठीक है, सो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अवर एग्जांपल नंबर 3। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर HCF फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड उसके बाद उसका LCM भी निकालना है। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले सेम आपने क्या कर लेना है, 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, 96 के क्या होंगे, 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नाउ 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, नाउ 3 1 ज़ा 3। आपके पास ये आ गए फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपके पास है 404, ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 0 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 2 1 ज़ा 2। अब ये किसी टेबल पे नहीं जा रहा तो ये अपने टेबल पे जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। नाउ अब आप इसका HCF कैसे लिखोगे, HCF कैसे लिखते थे, इन दोनों नंबर्स का 96 एंड 404 के बीच में जो भी कॉमन डिजिट आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे ये 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है और इसके अलावा कोई 2 नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, HCF हमारे पास आ गया 4। अब हम LCM कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये एक होता है फॉर्मूला। ठीक है, A मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, अब इस LCM को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमें LCM फाइंड करना है। HCF 4 आया था हमारा, अब A डिजिट क्या था 96, B डिजिट क्या था 404। ठीक है, जब अब आपने इस चीज़ को पुट कर दिया है तो LCM को आप इसी लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, 96 मल्टीप्लाई बाय 404 अपॉन में क्या आएगा 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब हम करेंगे कटिंग, 4 के टेबल पे 101 पे आता है और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 96। तो LCM हमारे पास आ गया 96। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 3 हमारे पास नंबर्स हैं, 6, 72 एंड 120। इन सब का हमने पहले निकाल लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 72 के क्या बनेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 2 के टेबल पे जाता है 36 पे, ये जाएगा 218 पे, 218 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गए फैक्टर्स 72 के। इसमें 3 बार 2 आया, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 120 का कैसे निकालेंगे, 120 2 के टेबल पे आता है, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 5 के टेबल पे 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। नाउ हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके करेंगे कॉमन। कॉमन कौन कौन से हैं, ये एक 2 कॉमन है और ये यहाँ से एक 3 कॉमन है। ठीक है, तीनों के अंदर आना चाहिए ये नंबर, ये हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 72, 120 और 6 के क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6।
अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर ये तीन बार टू है, ये भी 3 बार टू है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं 3 बार। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर भी अकेला है और यहाँ पर 2 बार है, तो इनमें से एक बार हम लिख देते हैं इस पेयर को 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन हमारे पास और क्या बच गया इसमें से? प्राइम फैक्टर अकेला रह गया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब जब हम इन सब को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। ओके, 360। सो दिस इज अवर एलसीएम। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा अपने क्वेश्चन के पेपर के अंदर, तो ये बहुत ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो अब सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी ऐसा आता है √3, √4, √2 इरेशनल प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका उल्टा हमें अज्यूम करना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम, हमें क्या एज्यूम करना होगा कि √3 क्या है? लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो क्वेश्चन के अंदर इरेशनल बोल रहा है तो हमें क्या करना होगा? रैशनल नंबर बोलना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर रैशनल नंबर क्या होता है? √3 इक्वल्स टू हम क्या करना पड़ेगा? a/b की फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसमें a क्या है हमारा और b क्या है, हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a एंड b आर co-prime numbers. A and B are co-prime numbers where B is not equals to 0, जहाँ पर B 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर ये B डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे √3b इक्वल्स टू a। जब हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आती है तो हमें क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड्स में स्क्वेयरिंग कर देनी है। जैसे √3b इक्वल्स टू a है, हमें √3b² इक्वल्स टू a² करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ, इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 3b इक्वल्स टू a²। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हमें एक ब्रैकेट लिखनी होगी यहाँ पे, 3 डिवाइड्स a²। अगर 3 a² के साथ डिवाइड हो रहा है देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर सोचने वाली बात है, अगर 3a² के साथ डिवाइड हो रहा है तो 3a के साथ भी तो डिवाइड होगा, तो इसलिए हमें ये नोट करना पड़ेगा a इक्वल्स टू 3c। हमने एक और नई इक्वेशन लेट करनी है यहाँ पे, जो भी हमारे पास होगा, यहाँ पे a बोला है ना हमने, a 3 के साथ डिवाइड हो रहा है तो c को हमने कोई भी एज अ इंटीजर मान लेना है। ठीक है, a इक्वल्स टू 3c, ये इक्वेशन है। ठीक है, वेयर c is an integer, where c is an integer. Now put a equals to 3c in equation 1। अब ये 3c को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। 1 इक्वेशन क्या है? ये वाली। तो इसमें कैसे पुट करेंगे ज़रा देखो ध्यान से। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3b², इस a की जगह पे, a² की जगह पे हमने 3c को लगाना है। a² की जगह पे 3c को लगाना है, क्योंकि a किसके इक्वल है? 3c के, तो a की जगह पे 3c, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? नाउ जब हम अब हमारे पास यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर को खोलने के लिए 3 3 सा कितना होता है? 9c²। ठीक है, और यहाँ पर 3b² एज इट इज़, तो b² को तो यहाँ पे रख देंगे हम। ठीक है, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इसको हम ले आएंगे डिवाइड में 9 के नीचे। ठीक है, c² इसके साथ, और कटिंग कर देंगे हम 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इज इट क्लियर? तो हमारे पास आ जाएगा b² इक्वल्स टू 3c² अपॉन 1। ओके, अगर हमारे पास ये बनकर आ रही है, ये है इक्वेशन यहाँ से बनकर आ रही है b² इक्वल्स टू 3c², ये आ गई इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 1 आ गई, हमने कर देना है इसको फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, कंपेयर करना है इनको 1 एंड 2 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 एंड 2 करके क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या क्या है इक्वेशन, नंबर 1 इक्वेशन तो ये वाली थी, ठीक है, इसमें 3 कॉमन है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन फैक्टर है ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, ए और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर है 3। तो उसके बाद हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन because of our wrong assumptions, ये जो भी हमने कॉन्ट्राडिक्शन ली थी वो गलत एजम्पशन की वजह से आई है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो इरेशनल हमने यहाँ पे बोला था ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया √3 इज अ इरेशनल। तो लास्ट लाइन लिखेंगे हम, देयरफॉर √3 इज अ इरेशनल। इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, मतलब एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है 5 माइनस √3 को। तो सबसे पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा पिछले क्वेश्चंस की तरह, जैसे हमने लेट किया था, अजम्पशन लेट की थी, इससे उल्टा लेट किया था। फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम ही रहता है, लेट अस assume that 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है, उल्टा लेट कर देना है। और उसके बाद 5 माइनस √3 इक्वल्स टू a अपॉन b में लिखना है। a क्या है, a एंड b हमारे पास क्या है, a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। ये स्टेप तो सभी क्वेश्चंस में सेम ही रहेंगे। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने फर्स्ट स्टेप एज इट इज लिखना है। तो उसके बाद 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल्स टू √3 कैसे आया, अगर हमने √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो √3 को इधर रखेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे हम, 5 माइनस a अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जब हम एलसीएम लेंगे, नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा b, नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, 5 को डिवाइड करोगे b के साथ और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे b को, तो 5b हो जाएगा। माइनस का साइन सेम रहेगा, माइनस ही रहेगा, और 5b को डिवाइड किया हमने b के साथ तो 1, ऊपर वाले के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो a ही आएगा, एंड हमारे पास √3 इक्वल्स टू आएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल एंड √3 इज इरेशनल। अब आप देखो कि ये वाला तो पूरा का पूरा रैशनल है, p अपॉन मतलब a अपॉन b की फॉर्म में है या p अपॉन q की फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, ये तो रैशनल है। लेकिन ये जो अंडर रूट में है ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, रैशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल। जो भी रैशनल होता है, रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल होता ही नहीं, लेकिन इसमें तो हम शो कर रहे हैं कि रैशनल इरेशनल के इक्वल है। तो रैशनल कांट इक्वल टू इरेशनल, कभी भी इरेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। और उसके बाद लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स या दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, ये क्यों आई है हमारे पास, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, बिकॉज ऑफ आवर
because of our wrong assumption, क्योंकि हमने assumption ही wrong ली थी, इसलिए हमारी contradiction भी क्या आई है, गलत आई है। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि 5 माइनस √3 इरेशनल है। 5 माइनस √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का ही हमने रिप्लाई कर दिया है, उसी को ही हमने प्रूव कर दिया है। सो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 7। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, शो दैट 3√2 इज़ इरेशनल। इसमें भी आपको पूछा गया है कि 3√2 क्या है, इरेशनल है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको याद हो ही गया होगा कि हमने क्या लेट कर लेना है, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज़ रैशनल नंबर। 3√2 इज़ रैशनल नंबर। ओके, देन 3√2 किसके इक्वल हो जाएगा अगर रैशनल है तो, a/b की फॉर्म में। ए क्या है, ए एंड बी आर co-prime numbers, a and b are co-prime numbers, b is not equal to 0, जहाँ पे b कभी भी 0 इक्वल नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो, अगर हम √2 को यहाँ पर रखें और a/b और इस 3 को हम b के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएं तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये √3 क्या है, इरेशनल है, लेकिन ये वाली टर्म क्या है, रैशनल है। ये तो जैसे हमने पीछे देखा था वैसे ही बनकर आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर √2 इज़ इरेशनल, हेयर √2 इज़ इरेशनल एंड a/3b is a rational number, ओके। तो ये इसके बाद क्या लिखेंगे, इरेशनल क्या होता है, इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इरेशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, हमारी रॉन्ग assumption की वजह से क्या हो रहा है, ये गलत प्रूव हो गया। इसलिए क्या होगा, लास्ट में लिखेंगे 3√2 इज़ इरेशनल नंबर, 3√2 इज़ इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव हो गया। इज़ इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पर हमारे एंड होते हैं एग्जाम्पल्स ख़त्म। चैप्टर 1 के सारी एग्जाम्पल्स मैंने इस वीडियो के अंदर फिनिश कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से शुरू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।